तो इसके क्या क्या रूल्स हैं? पहला रूल सेम है, ब्रैकेट के अंदर पहले मेटल लिखना है, फिर क्या लिखने हैं? अल्फाबेटिकल लीगेंड्स। अल्फाबेटिकल लीगेंड्स, और इसके ऊपर चार्ज निकाल लेना है कितना है। मेटल लिखने के बाद अल्फाबेटिकल लीगेंड अरेंज करके ऑर्डर में लिखना है। जैसे अमोनिया भी है और वाटर भी है, तो पहले अमोनिया आएंगे, फिर क्या आएंगे? एक्वा वाटर। क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, पहले बी से ब्रोमो आएंगे, फिर क्या आएंगे? क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे लिखना है। लेकिन हमने पढ़ा भी कॉम्प्लेक्स दो तरह का हो सकता है, या तो कैटायन होगा या क्या होगा? एनायन। अगर तो ये कैटायन है तो टोटल चार्ज पता करो इस पे कितना है। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी होगी, इनके चार्जेस पता चल जाएंगे, एक्स आ जाएगा। एक आपको एनायन मिलेगा, एनायन पे चार्ज दिया जाएगा वाई नेगेटिव, और क्रॉसिंग से क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला है ना, इधर आ जाएगा मेटल लीगेंड्स, यहां आ जाएगा वाई, एनायन के लिए क्या आ जाएगा बेटा? एक्स। ठीक है। या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि कैटायन अलग से दिखा हो और आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो? एनायन। उसमें भी सेम है, पहले लिखना है मेटल, फिर क्या लिखने हैं? अल्फाबेटिकल लीगेंड्स, इसके ऊपर टोटल चार्ज निकाल लेना है, वाई नेगेटिव आ रहा है, फिर से क्रॉसिंग करके फॉर्मूला बना देना है। अब कैटायन वाई हो जाएंगे, और ये वाला मेटल जो कॉम्प्लेक्स साइन है ये क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या क्या मिलेगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है बेटा, अल्फाबेटिकल तो समझ आ गया अब कैसे कैसे लिखना हो। हाँ, अब इसके प्रैक्टिस करने से पहले एक दो चीजें और इसने लिखी हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पहला, अगर आपका लीगेंड पॉलीडेंटेड है, जैसे एब्रीवेशन वाले हैं, एब्रीवेशन जिनका लिखा जाता है लीगेंड्स, उनका उनके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीवेशन इज कंपेयर्ड। फर्स्ट लेटर जो अल्फा इसका आएगा एब्रीवेशन का, वो कंसिडर होगा। जैसे एब्रीवेशन हमने EN लिखा, तो आपको नेम की जरूरत नहीं, ई देखा जाएगा कि इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? ई। OX लिखा हो कहीं, तो उसका OX का फर्स्ट लेटर कौन सा माना जाएगा? O। तो इनके जो फर्स्ट लेटर होंगे, जिसे आप इसमें कंपेयर करोगे, अल्फाबेटिकल में E करोगे और इधर से क्या करोगे? O। इसका नेम क्या है? मैटर नहीं करता। ग्लाइसिनेट होगा G, बस तो नेम भी उसी से मैच हो ही रहा है, पर लिखा है ऐसे कि एब्रीवेशन का फर्स्ट लेटर कंपेयर करना। ठीक है। एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करते हुए आपको इनका ध्यान रखना है, भी फर्स्ट लेटर यहां से देख लेना है बस। इथाइलिन डायमंड को EN लिखते हैं तो EN का E, पायरिडीन को PY लिखते हैं तो P, EDTA को E, ऐसे है ना, मींस पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब नेम लिखोगे while writing formula of polydentate ligand, फॉर्मूला ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड, जैसे अमोनिया NH3, वाटर H2O, पॉलीडेंटेट है, इसे ब्रैकेट में लिखना है। NH3 को 1 है 2 है ब्रैकेट में लिखना है। क्लोरो को ब्रैकेट जरूरत नहीं है, ब्रोमो को ब्रैकेट जरूरत नहीं है, पॉलीडेंटेट को ब्रैकेट में रखेंगे। राइटिंग फॉर्मूला ऑफ पॉलीडेंटेट ये ब्रैकेट में रखना है, एंड एब्रीवेशन वाले जो लिगेंड है, एब्रीवेशन मस्ट बी रिटन इन ब्रैकेट। बस ये दो रूल अलग से ध्यान रखने हैं। पॉलीडेंटेट अमोनिया NH3 H2O, एब्रीवेशन OX EN, इनमें ब्रैकेट डालनी है आपको, है ना। तो बाकी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बना लेना पहले,
चार्ज देख लेना है, अगर अनाइन अलग है तो क्रॉसिंग, कैटाइन अलग है तो क्रॉसिंग। दो चीजों में ध्यान देना है। एब्रीवेशन का पूरा नेम कुछ भी हो मतलब नहीं है, EN का E देखा जाएगा, PY का P देखा जाएगा, OX का O देखा जाएगा, और लास्ट लिखते हुए सिर्फ क्लोरोब्रोमो हम फ्री छोड़ेंगे, बाकी सारे क्या हैं ब्रैकेट के अंदर। अमोनिया NH3 ब्रैकेट, वाटर कितने हैं ब्रैकेट, EN कितनी है ब्रैकेट, ऐसे लिखें। हो जाएगा बेटा, ट्राई करके देखते हैं। देखो जैसे ये नेम है, मान लो हमारे पास है पोटाशियम, पोटाशियम डाइब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, ऑक्जेलेटो, कोबाल्टेट, ब्रैकेट 3। ये एक नेम दिया हुआ है, हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। पोटाशियम डाइब्रोमाइडो लिख लो, बोल भी रहा हूं मैं, डाइब्रोमाइडो पहले है, फिर डाइक्लोराइडो है, फिर कोबाल्टेट है, ब्रैकेट में क्या है 3, ऐसे लिख ली। तो पहले तो ये चेक करो भी जो कॉम्प्लेक्स है वो अनाइन है या कैटाइन है, एनाइन है। तो पहले मैं कैटाइन पोटाशियम पे चार्ज लिख लेता हूं ये, और यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। पीछे अनाइन है तो पीछे ब्रैकेट, कैटाइन होता तो आगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेटल लिखना है, तो मेटल का सिंबल बताओ, क्या लिख दूं, CO, C बड़ा O छोटा, सही हो गया। अब 3 लिगेंड है, 2 ब्रोमीन है ऐसे, 2 क्लोरीन है, एक क्या है OX है। तीनों में से चेक करो, पहले अल्फाबेटिकली कौन सा आना चाहिए, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर OX, ऐसे लिख लेंगे, ब्रोमीन फिर क्लोरीन फिर OX। लेकिन OX को क्या लिखना है, ब्रैकेट। इन्हें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोनोडेंटेड है, ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया। इन्हें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोनोडेंटेड को फ्री छोड़ा है, बाकी सारे ब्रैकेट में लिख। लास्ट पे चार्ज पता करते हैं, कोबाल्ट का है 3, 2 ब्रोमीन का -2, 2 क्लोरीन -2, एक ऑक्जेलेटो -2, टोटल बताओ कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस का माइनस का, सॉरी। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, -3। तो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने चार्ज लिखे हैं जितने जितने हैं, इट मींस ब्रैकेट पे चार्ज कितना आ रहा है, -3। फाइनली क्या करना होता है, क्रॉसिंग। बताओ K का 1 है और इसका 3 है, तो K कितने हो जाएंगे, 3। ये ब्रैकेट 1 ही रहेगी, ब्रैकेट 1 है, कोबाल्ट Br2 Cl2 OX ब्रैकेट में, ऐसे हो जाएगा बेटा। तो सिंपल है, तो नेम से ये लिखना सिंपल है, बस ब्रैकेट बना लो, पहले मेटल फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर ब्रैकेट पे चार्ज कितना है, ब्रैकेट पे चार्ज आ गया तो क्रॉसिंग करके फॉर्मूला बन गया। दो चीजों का अलग से ध्यान रखना है, एब्रीवेशन वालों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिंबल देखा जाएगा EN, उसका E अलग से, कभी असर्शन रीजन आ जाए भी क्या ये फर्क था तो हम कहेंगे हाँ रूल दिखा हुआ NCR। और दूसरा अगर अमोनिया होते, पॉलीएटॉमिक होते तो उन्हें भी किसमें रखना है, ब्रैकेट। ये दो बातें हो जाएगा। एक और करके देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्राई करो। बिस ईथेन 1,2 डायमाइन, बिस ईथेन 1,2 डायमाइन, बिस ईथेन 1,2 डायमाइन, डाइफ्लोराइडो, कोबाल्ट ब्रैकेट 3 ब्रोमाइड। ये नेम लिखा हुआ है ऐसे, बिस का B कैपिटल। तो पहले चेक करो भी जो कोऑर्डिनेशन सफियर है वो कैटाइन है या नाइन है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, इट मीन ये वाला हमें पता भी पहले ब्रैकेट वाला है, लास्ट पे क्या है, ब्रोमाइड।
ट्राई करो। मेटल कौन सा लिखें? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के साथ ये तो है EN, इसे ऐसे लिखना है, यहीं पे लिख दिया करो ऐसे। डाई फ्लोराइडो सीधा लिखना है F2। पहले किसे लिखें? EN। फिर क्या लिखें? 2F। चार्ज कितना आ रहा है? ये आ गया X कितना है? दिया हुआ है 3, अब दे रखा है 3, ये 0 हो गया, -2 कितना आ जाएगा टोटल? इजिकल टू +1। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? प्लस। फॉर्मूला ये भी 1 है, ये भी 1 है, सीधा फॉर्मूला बनेगा कोबाल्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल ही है, बस ऐसे। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला लिखना इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े अब। तो नेमिंग वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेम लिखना और उसका उल्टा, उल्टा लिखना तो इजी है। एसिड वाला बता दिया था आपको। एक और इंपॉर्टेंट लिख लो, एक एक्सेप्शनल नेम आता है। एक्सेप्शनल नेम किसका है? मिथाइल एक्चुअली न्यूट्रल नहीं है बेटा, याद रखो, ये मिथाइल अनायनिक लीगेंड था। दीज आर अनायनिक लीगेंड। जो ऑर्गेनिक वाले लीगेंड कुछ एक मैंने बोले थे पहले, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल अगर आते हैं, बेंजीन नहीं, ये नेगेटिव ही होंगे, आपको पता है CH3 नेगेटिव होगा क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा। पहली बार एक्सेप्शनल लीगेंड है कि मिथाइल लो नहीं बोलते। इन्हें बोला कैसे जाता है? मिथाइल। इसे बोला कैसे जाता है? इथाइल। इसे बोला कैसे जाता है? तो एक जगह नेमिंग में एक्सेप्शन है। कुछ एक ऑर्गेनिक के जो लीगेंड है तो वो अनायनिक, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, लेकिन उन्हें लिखा कैसे जाता है? न्यूट्रल की तरह लिखा जाता है। इसीलिए बुक्स में तो कई बार ये क्लैरिटी नहीं करता, तुम्हें सीधा ही लिख देता है भी न्यूट्रल में मिथाइल है ना, लेकिन तुम्हें याद रखना है। जैसे ये कोई कंपाउंड हम पढ़ते थे, चेक करना क्या ग्रिग्नार एजेंट आता था, है ना, ग्रिग्नार एजेंट आता था ऑर्गेनिक में। तो इसका IUPAC नेम लिखना है, इसका IUPAC नेम लिखना है। पहली बार है कि उसने मैग्नीशियम बाद में लिख रखा है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में आता है ना। तो इसमें लीगेंड मिथाइल माना जाएगा, मेटल क्या मानी जाएगी? मैग्नीशियम। और मिथाइल का चार्ज मैं कितना मानूं? -1। मेटल का हम निकालते होते हैं कितना? X। और Br का कितना है? -1। कितना आ जाएगा चार्ज? 0। X कितना आ जाएगा? 2। तो मैग्नीशियम पे कितना होता है? हमें पता है कि मैग्नीशियम पे 1 तो हो ही नहीं सकता, कितना होगा? 2। लेकिन अगर मैं इसे न्यूट्रल मान लेता तो तुम क्या लिखते? 1। गलत हो जाता। तो इसलिए फिर एक एक्सेप्शन है नेमिंग की कि कुछ एक लीगेंड है जो ऑर्गेनिक है, वो लिख देता है बुक्स में, हर जगह कहीं नहीं बता रखा, तुम्हें पढ़ के देखना। अनायनिक है वो न्यूट्रल में लिखे बैठा है, तो तुम अपनी तरफ से ध्यान रखना भी अनायनिक है, -1 है। हम बोलते हुए इन्हें न्यूट्रल वाली की तरह बोलते हैं, इसलिए उसने न्यूट्रल में लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? लीगेंड क्या है? मिथाइल एक ही है, डाई ट्राई तो है नहीं, तो इसका IUPAC नेम विल बी मिथाइल, फिर मैग्नीशियम ब्रैकेट ब्रोमाइड। कितना लिखूं ब्रैकेट में? 2। तो यहाँ 1 वाला गलत होगा, याद रखो, 2 वाला। तो ऐसे कई जगह हमने कुछ नेमिंग के अलग से रूल्स पढ़ लिए जो NCERT में कहीं नहीं लिखे। हाँ, क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कल आपको बताया था कि बाहर वाला केटाइन भी कई बार ऑक्सीडेशन लिखना पड़ता है, जैसे मरकरी वाला बताया, एसिड वाला बताया, H2PtCl6 वाला, है ना। तो ऐसे कुछ एक एक्स्ट्रा, ऐसे ये वाला याद रखो, हो जाएगा बेटा। आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक और लीगेंड का नेम लिख लो, ये भी आपको लीगेंड मिल जाएगा। एक लीगेंड है
ये वाला एब्रीवेशन, इसका नेम लिख लो एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो। दो बार एसी है, ठंडा ठंडा कूल कूल। एसी एसी, एसिटाइल एसीटोनेटो। नेम कैसे बनाना है ध्यान से देखो। एसिटाइल एक कॉमन वर्ड है बेटा, अगर ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे ये वाला कंपाउंड आएगा, इसे हम एसिटाइल कहेंगे। एसिटाइल ऐसे बोला जाएगा, अगर पीछे Cl लगता है तो इसे कहा जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, Br लगेगा तो एसिटाइल ब्रोमाइड, ये एसिटाइल है। एसीटोन तो शायद तुम्हें पता होगा, एसीटोन कॉमन नेम। कीटोन कौन सा होता है एसीटोन? सबसे छोटे वाला, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन को क्या कहते हैं? एसीटोन। तो पहले से अगर जोड़ दें तो एसीटोन से अगर जोड़ दें तो वैसे तो CH3 आना था, लेकिन बॉन्ड जोड़ने के लिए मुझे ऐसे बनाना पड़ा, इसका नेम बन गया दिस इज एसिटाइल। ये वाला हिस्सा एसिटाइल, ये एसीटोन होता है। सबसे छोटे वाला कॉमन नेम आपको सिखाए थे, वैसे तो डाई मिथाइल कीटोन है, फिर इथाइल मिथाइल ऐसे थे, लेकिन एक का दो तीन आपको कॉमन नेम बताए थे, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ऐसे कुछ नेम बताए थे, है ना। तो एसीटोन है। वैसे तो ये नेम है एसिटाइल एसीटोन, लेकिन हमें बना रखा है एसीटोनेटो, है ना। एसीटोनेटो का मतलब हम समझ गए भी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। बताओ फिर एसीटोनेटो के लिए क्या, कैसे पता चल रहा है भी क्यों नहीं हो सकता ये एसिटाइल एसीटोनेटो? क्योंकि एटो कब आता है? अनाइनिक, तो ये अनाइनिक होना चाहिए। और अनाइनिक कैसे होगा? कीटो इनोल टाटोमरिज्म याद है? तो इसका ये इनोल बनता है बेटा, ये वाला H जो है, यहां से H पॉजिटिव निकल जाता है, H पॉजिटिव निकल के इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये इसका इनोल फॉर्म है, तो इसलिए छोड़ दिया था पहले, लेकिन बताना तो पड़ेगा अब, है ना। तो ये है एसिटाइल एसीटोनेटो, ये बन गया, है ना। यहां से H पॉजिटिव निकलता है, इनोल फॉर्म है। कहीं याद है कीटो इनोल अल्फा हाइड्रोजन, CO का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, वो निकल जाता था, इसे कहते थे इनोल फॉर्म। यहाँ पे H यही वाला निकलेगा, क्योंकि आप खुद देख लो भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है दोनों तरफ, इधर भी CO के साथ रेजोनेंस है, इधर भी। तो C नेगेटिव ये भी बन सकता था, ये भी, लेकिन ये ज्यादा निकलता है क्योंकि दोनों तरफ क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ये रेजोनेंस आगे ऐसे हो जाता है, अगर इसका मैं इस साइड या इस साइड किसी एक साइड रेजोनेंस कर दूं तो कोई बताओ ये वाला नेगेटिव कौन सा सिस्टम में आ रहा है? पाई सिग्मा नेगेटिव आ रहा है बेटा ये। तो पाई सिग्मा नेगेटिव में इतने हिस्से में देखना, अगर मैं रेजोनेंस करूं तो कोई बता सकता है मुझे क्या क्या चेंजेस होंगी? C वाला नेगेटिव O पे, और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? C पे, ऐसे हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ये O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड CH, थोड़ा सा इसने अपने आप को बेंड कर लिया। चेक करो क्या ऐसे चीलेट बन जाएगा? ये चीलेट रिंग फॉर्मिंग, कितने मेंबर रिंग बनाएगा? यहां से देखो, 1 2 3 4 5 और कितने मेंबर? 6। तो इसमें 2 O डोनर हैं, वैसे तो 2 O डोनर हैं, इसे कहते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, अब इसे 2 बार लिख के देख लो, समझ लिया हमने कैसे बनता है। भूल गया तब है ये, अदरवाइज सीधा एक बार ये बना लो, इसका नेगेटिव कहां भेज दो? O पे, रेजोनेंस। और ये वाले 2 डोनर हैं, कितने मेंबर रिंग बनेगी? 6, चीलेट है ना। और एक कई बार ना ये आता है चीलेट इफेक्ट, क्या है? लिख लो, चीलेशन लीड टू स्टेबिलिटी, चीलेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। जो रिंग वाले कंपाउंड है ना, उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा आती है औरों से, इस इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? चीलेशन इफेक्ट या फिर चीलेट इफेक्ट। तो पीछे बुकलेट में ही आपको शायद क्वेश्चन मिला होगा पीछे पढ़ते हुए ना, व्हाट इज चीलेट इफेक्ट? तो कुछ नहीं है, चीलेट इफेक्ट का मतलब इतना है कि जो चीलेटिंग लिगेंड्स हैं उनकी ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या आती है? ज्यादा। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? चीलेट इफेक्ट। क्लियर है बेटा यहां तक?
तो एक और आज हमने ऐड कर लिया, ऐसे और भी हैं लेकिन एक एक करके ऐड करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है मुझे लगता है वो एक एक करके समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो AC बना के देखना आज, इसे हमने एक और ऐड कर लिया अपनी लिस्ट में, ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कर दूं इसे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए तीन, आपको बताया था 3 पार्ट में चैप्टर है। एक तो है IUPAC नेमिंग, हमने वो सारा कंप्लीट कर लिया, स्टार्ट किया था, बेसिक भी है क्या क्या। तो एक मेटल होगा, एक क्या होगा, लिगेंड। लिगेंड का नेम कैसे लिखना है, तो हमने लिगेंड को अनाइन, केटाइन और न्यूट्रल में डिवाइड करके लिखा, नेम लिखना सीखा। लेकिन कुछ एक लिगेंड पॉलीडेंटेड निकले, डाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, उन्हें अलग से याद किए भी, ऑक्जेलेटो है, EN है। फिर नेमिंग करने से पहले हमने 2 चीजें और निकालनी सीखी, क्या क्या, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर हमने रूल सीखे हैं भी नेमिंग कैसे करनी। तो यहां तक हमारा एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसमें है आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म इनमें, और थर्ड पार्ट है बॉन्डिंग, इनमें कैसे होती है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस वैसे तो थर्ड पार्ट है, लेकिन इसमें NCERT में एक टॉपिक पहले दे रखा है, तो मैं तुम्हें पहले पढ़ा देता हूं, क्योंकि तुम NCERT पढ़ना फिर इजी हो जाएगा, स्टार्ट कर दोगे। बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए बेटा 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे लिखी होगी, इसे कहते हैं वर्नर थ्योरी। सेकंड हम पढ़ के आए हैं भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे होता है, ये हमने पढ़ रखा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ एक पॉइंट हमें समझ नहीं आए, जिसकी वजह से थोड़ी कमियां थी, वो दूर करने के लिए यहां स्पेशली एक नई थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे कहा जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैसे तो मैं टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन NCERT कवर करने के लिए आपको पहले ये पढ़ा रहा हूं वर्नर थ्योरी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पे लिखा हुआ है, ताकि जो आपको कंफ्यूजन आए अब थ्योरी उसमें से रीड करनी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी कैसे है, इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 3-4 बातें लिखी हैं NCERT में। वर्नर थ्योरी, वर्नर जो है सबसे पहले जो इस टॉपिक पे रिसर्च स्टार्ट की, वो इन्होंने स्टार्ट की, इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कहीं अलग से क्वेश्चन आ जाए, कहीं ऐसे कुछ पढ़ा है भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से साइंटिस्ट माने जाते हैं इस कंपाउंड के लिए, तो दे हैं वर्नर, ठीक है। जितनी की नॉलेज हमें स्टार्टिंग में प्रोवाइड की वो किन्होंने की, वर्नर। तो चाहे इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऑनर करने के लिए आज भी हम पढ़ते हैं। अभी इन्होंने बताया क्या था, आपको बताया था स्टार्टिंग में नाम दिया कॉम्प्लेक्स, कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे सॉल्ट है, तो पहली बार इन्होंने बताया भी ऐसे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं वर्नर थ्योरी। क्या है वर्नर थ्योरी, 3-4 पॉइंट दिए NCERT में। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लो, वर्नर के अकॉर्डिंगली जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं उसमें जो मेटल है वो नॉर्मल नहीं है। मेटल शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ये कहता भी यहां जो मेटल है वो आयनिक से अलग है, इनकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, कुछ नहीं है प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज आज हमें पता है जो हम पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को क्या कहा था इसने, प्राइमरी वैलेंसी। और एक होती है कहता सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज जो हम पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो किसी ने आयनिक बॉन्ड बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की एक ही वैलेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे बस ये ध्यान है भी मुझे सोडियम पे 1 पॉजिटिव है तो मुझे 1 नेगेटिव लेना है। पोटाशियम ने कहीं बॉन्ड बनाना है पोटाशियम सल्फेट, तो उसे बस एक ही चीज पे फोकस करना है, वो समझता है कि मेरे पास 1 पॉजिटिव है तो मुझे तो 1 नेगेटिव दे दो। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, यहां मैटर का ध्यान 2 तरफ है, एक तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव, एक तो वो बैलेंस करना चाहता है नेगेटिव से,
लेकिन एक उसका ध्यान और भी है, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं और हर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड है। कोई 6 बॉन्ड बनाता है, कोई 4 बॉन्ड बनाता है, कोई 2 बॉन्ड बनाता है, कोई 3 बॉन्ड बनाता है, सबका एक फिक्स्ड है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि मेटल का ध्यान दो तरफ होगा, एक तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करने पे ध्यान लगाएगा भी कैसे कैसे करें, एक वो इस पे भी ध्यान लगाएगा भी पॉजिटिव चार्ज कैसे पूरा होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसे इसने प्राइमरी वैलेंसी कहा था, एक इससे कहा था सेकेंडरी। तो पहली तो हमें कॉम्प्लेक्स नेचर समझ आ गई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मेटल नॉर्मल सॉल्ट के मेटल से कैसे डिफरेंट है। नॉर्मल सॉल्ट का मेटल सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देता है भी मेरे पे इतना पॉजिटिव है तो इतने नेगेटिव मुझे लगेंगे, बैलेंस हो जाऊंगा मैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला दो तरह ध्यान देता है, पॉजिटिव है नेगेटिव भी लेने हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पूरे करने हैं, उसने अपना ऑक्टेट भी पूरा करना है। ईएन समझा था हमने कि 36 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसने लेने हैं, 6 लेने हैं, 8 लेने हैं, 12 लेने हैं, तो उसे दो जगह फोकस करना पड़ रहा है, तो ये इसलिए वजह से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी तो हमें पता है कौन पूरा करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली नेगेटिव अनाइन ही करेंगे, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल भी कर सकते हैं और अनाइन भी, वो लीगेंड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। अगर अकेला प्राइमरी वैलेंसी के लिए असर्शन रीजन आता है तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय, आपको पूछा जाएगा बताओ आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल या अनाइंस, तो हम कहेंगे अनाइंस, एंड जनरली आर आयोनाइजेबल, ये आयन भी बन सकते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। जैसे कोबाल्ट में दो तरह की वैलेंसी हमें दिखाई देती है, ये 6 तो बॉन्ड बनाता है और 3 इस पे पॉजिटिव रहता है, तो इसने 6 बॉन्ड बनाने हैं कोऑर्डिनेट और 3 क्या करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है। चेक करो 3 पॉजिटिव है, वो तो किसने पूरा किया है, नेगेटिव वालों ने, अनाइन ने, इसने तो कर दी इसकी कौन सी वैलेंसी पूरी, प्राइमरी। अमोनिया कौन सी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, सेकेंडरी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मल्टीपल का क्वेश्चन सिंपल हो गया, हमें पूछा जाए बताओ कौन सा एक आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लोराइड। कौन सा है जो सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है, अमोनिया। कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी, 6, क्योंकि 6 अमोनिया लगे हैं। कितनी है प्राइमरी, 3। और प्राइमरी वैलेंसी देखना, क्या अगर मैं आयन बनाऊं तो क्या सिर्फ इसके आयन बनते हैं, इसे हमने आयनाइजेशन सफियर कहा था, तो आयन सिर्फ क्लोराइड के बनेंगे। इट मीन यहां एक वर्ड आ गया, जनरली प्राइमरी वैलेंसीज क्या हैं, आयनाइजेबल। लेकिन क्या सेकेंडरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होंगी, नहीं। तो ये फिर से असर्शन रीजन में ध्यान से पढ़ना है, प्राइमरी वैलेंसीज मे बी आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयनाइजेबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लो, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और अनायनिक, वर्ड है लीगेंड्स, नोट अनाइंस नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, लीगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, लीगेंड। लीगेंड से हमें आइडिया लगता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। और बताओ क्या डिफरेंस आ जाएगा भी, ये आयनाइजेबल है और सेकेंडरी क्या है, नॉन आयनाइजेबल। एंड जनरली सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। ये भी क्लियर हो गया। तो असर्शन रीजन में 2 पॉइंट में ध्यान देना, आयनाइजेबल प्राइमरी है, नॉन आयनाइजेबल क्या है, सेकेंडरी। 3 पॉइंट हो गए। और लास्ट इसने चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, तीनों समझ आ गए बेटा, ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। लास्ट इसने पॉइंट लिखा हुआ है चौथा, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, secondary valencies are directional in nature because secondary valencies are directional in nature because shape of complex is decided by secondary valencies only. Shape of complex is decided by कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी। तो ये डायरेक्शनल हो गई।
क्योंकि बेटा वो तो आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट हो गया, दीज आर डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल। और इससे डिसाइड होगा कैसे, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम मान के चलते हैं वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर 5 है तो किसी को शेप याद है 5 वाली, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो कहता भी मुझे तो सीधा पता भी ये वाली शेप ऐसे आती है, हाइब्रिडाइजेशन वो तुम देखो, इसीलिए दूसरी थ्योरी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो थोड़ा और डिटेल बताएगी शेप वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, है ना। तो 5 वाली है टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन 4 वाली ये कहता भी मैं भी कंफ्यूज हूं, 4 वाली 2 आ जाती हैं, कई बार टेट्राहेड्रल जो हम पढ़ते थे केमिकल में, लेकिन यहां कई बार स्क्वायर प्लेनर भी आ जाती है। और ये स्क्वायर प्लेनर वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें थर्ड थ्योरी लेनी पड़ेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो तब समझ आएगा आपको, है ना। ऐसे कर लोगे बेटा। 2 वाला क्या होता था, लीनियर। लेकिन ये कहता भी मुझे ये नहीं पता भी क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे तो, मैंने तो रिसर्च किया है कि सिल्वर के साथ 2 अमोनिया लगे थे तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर आता था। वो कहता तुम देखो sp है या नहीं है, वो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी। अगर किसी में 6 लगे तो वो कहता मैंने तो उसका शेप देखा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन करके उसका शेप क्या आता है, ऑक्टाहेड। तो इतनी नॉलेज इसने दे दी। फिर हमने डिटेल इसको एक्सप्लेन किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हो जाएगा बेटा, क्लियर है ये। तो ये 4 बातें हैं बस नॉर्मल। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इसका ऐसे भी दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए चेक कर लो, ये एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, आपको जीआरबी वगैरह में मिल जाएगा। इसने ऐसे बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बना के पूछा जा रहा है, अमोनिया 6 लगे हुए हैं, और 3 दे रखे हैं ऐसे क्लोराइड, क्लोराइड पे लेकिन डैश लाइन दिखाई हुई है। और हमें कहता है इसका आईयूपीएसी नेम लिखो और वर्नर थ्योरी के बेस पे बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी क्या है। तो समझ लो सिर्फ इतनी बात है कि 2 तरह की लाइनें दिख रही हैं आपको, एक तो कंप्लीट लाइन, एक डैश लाइन। और वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो कंप्लीट वाले हैं वो तो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो तो रहेंगे अंदर ब्रैकेट के। जो कंप्लीट वाले हैं वो तो हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि उनकी डायरेक्शन है ना। लेकिन जो डैश लाइन है वो तो ऐसे लगा दी भी कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शन है, वो क्या है, आयनिक। तो ब्रैकेट के अंदर बेटा वो लाइनें उठा लो जो कंप्लीट हैं, जो डैश लाइन है इसका मतलब वो क्या है, ब्रैकेट के बाहर। तो कंप्लीट लाइन का मतलब हम मान के चलेंगे जो कंप्लीट लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। और जो डैश लाइन है ये कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनिक बॉन्ड। ये हो गया डायरेक्शनल, ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है। तो हमें बताओ फॉर्मूला कैसे लिखना चाहिए। पहले मेटल मुझे पता है कोबाल्ट है, कितने NH3 हैं, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो 6 मैं लिखूंगा NH3, बाहर क्या आएंगे 3 क्लोराइड, ऐसे लिख जाए। फॉर्मूला आ गया, नेम लिख दो, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, EN भी निकाल सकते हो तुम अगर निकालना चाहो, EN भी निकाल। तो जितना हम पढ़ाए वहां तक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, है ना। समझ आ गया। जो कंप्लीट लाइन है वो ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, जो डैश वाली इट मींस वो तो नॉन डायरेक्शनल थी, वो तो कहीं भी लगा दो। कोई ऐसा नहीं है आपको भी सर क्लोरीन यहीं लगाना है, नहीं, क्लोरीन यहां लगाओ, तुम यहां लगाओ, बस 3 दिखा दो मुझे तो, है ना, कहीं भी लगा दो, कंप्लीट लाइन नहीं छेड़ सकते। बताओ इसका तीनों पॉइंट बताओ। आईयूपीएसी नेम लिखो अपनी कॉपी पे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, अपना अपना निकाल के लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन और EN।
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना याद किया है? 27। En का फॉर्मूला 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू, ठीक है, गुड, यही फ्रेंड हो। छुपाओ। कुलनूर बताएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है। तारिक, तेरे साथी एक और कौन सा है ये? प्रभनूर, क्या नेम है बेटा आपका? हाँ आप बताओ। महेश्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे बेटा। इकट्ठे होके बैठते हैं सारे ढूंढ ढूंढ के। कोई एक भी ना बता दे है? कोई तीनों में से बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कौन सी ऐसी दवाई है मैंने बना रखी है कि मैं पिलाऊंगा तुम्हें? एफर्ट तो लगाओ यार, बिल्कुल सौखा इजी वाला पूछ रहा हूं मैं, फिर तुम कहते हो पढ़ाना हमें नहीं आता। बताओ। हाँ 2 और तुक्का मार ले। अब 2 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो x 0 -3 0, x कितना आ गया? ऐसे निकालते हैं। अमोनिया का 0, 3 क्लोरीन पे -3 हो जाएगा 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। चल कोऑर्डिनेशन नंबर तो बता ही सकता है। 6 आ रहा है। 30। तो ये समझ आया भी क्यों ऐसे 2 वैलेंसीज रखता है प्राइमरी सेकेंडरी पूरी करने की कोशिश है ना। सारा नोबल गैस से चला हुआ हो जाएगा बेटा। नेम हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट 3 क्लोराइड। क्लियर है? इतना हो जाएगा ऐसे। इसका क्वेश्चन इजी है। लास्ट एक थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखना इसमें हल्का सा चेंज है। राइट फॉर्मूला and IUPAC name, find out primary valency, secondary valency and EAN। तो तुम तो मान के चलो भी प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है जो हम पहले से पढ़ के बैठे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, वही है, नया कुछ नहीं है हमारे लिए, है ना। अब तुम्हें मैं बताया भी पहले जो पूरी लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहां भी पूरी लाइन कंप्लीट है, इट मींस वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो कंप्लीट लाइन कहां कहां दिख रही है? 6 दिख रही है, ठीक है। 1 2 3 4 तो अमोनिया, 5 क्लोरीन, 6वां भी क्या है? क्लोरीन। 6 दिख रही है ना कंप्लीट लाइन। 6 दिख रही है तो बता सकता है कोई मैं फॉर्मूला कैसे लिखूं? मेटल, CO मेटल, अमोनिया कितने? 4 लिख दें NH3। क्या अमोनिया को ब्रैकेट में रखना है? आज ही सीखा हमने, ब्रैकेट में रखना है ना। अमोनिया 6, फिर क्लोरीन कितने? 2 पहले आएंगे बेटा, सॉरी अमोनिया 4 हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? समझ आ गया? लास्ट एक ध्यान रखना, हो सकता है क्लोरीन वाले पे 2 लाइनें दिखा दे, तो याद रखो डार्क वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लाइनें दिखाने का मतलब, क्योंकि ये दोनों वैलेंसी पूरी कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी बॉन्ड भी बना के बैठा है कोऑर्डिनेट, और आयन भी है, पॉजिटिव नेगेटिव भी बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब कई बार डबल लाइन आ जाएगी। डबल लाइन का मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, लेकिन तुम्हें कोऑर्डिनेट पहले लेना है। तुम्हें डार्क लाइन से आइडिया लगाना है भी अंदर कौन कौन से।
ये समझ आ रहा है? हो जाएगा बेटा ये? बताओ इस बारे में बताओ, इसमें कौन से ऐसे आयंस हैं जो दोनों तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ, तो 2 क्लोराइड, हम कहेंगे 3 में से 2 क्लोराइड ऐसे हैं जिनका उसे डबल बेनिफिट मिल गया। डबल बेनिफिट कैसे? वो कोऑर्डिनेट नंबर भी पूरा कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूरा कर रहे हैं, है ना? तो लिख लो, देयर आर 2 क्लोराइड विच सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। देयर आर 2 क्लोराइड आउट ऑफ 3, सारे नहीं, कितने? देयर आर 2 क्लोराइड्स विच सेटिस्फाई both type of valencies, that is प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आपका मल्टीपल का क्वेश्चन बन गया भी कौन सा ऐसा है जो दोनों तरह की वैलेंसी पूरी कर रहा है? तो 2 क्लोराइड है ना? तो डबल लाइन का मतलब समझ आया बेटा? डबल लाइन का मतलब अगर कोई लीगेंड अनाइन भी है, लीगेंड भी और अनाइन भी है, तो वो दोनों तरह की वैलेंसी पूरी कर देगा। लीगेंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी पूरा करेगा। तो कई बार डबल बेनिफिट हो जाता है मेटल को, एक ही आयन दोनों तरह की वैलेंसी पूरी कर दे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर सही लिख दिया मैंने, वो आपको डार्क लाइन से ही देखना है, डार्क अगर आ गया तो अंदर रखना है, हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। नेम के लिए IUPAC नेम हिमांशु बता रहा है, 4 तो टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट ब्रैकेट 3 क्लोराइड। ठीक हो गया, टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट ब्रैकेट 3 क्लोराइड। नेम चेक कर लो भी सही लिखा गया। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? 3, सेकेंडरी वैलेंसी आ गई 6, ये अन निकाल दो 36, हो जाएगा बेटा। ये थ्योरी भी समझ आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना के लिख लो, शायद रह गया तुम्हारी क्लास में। व्हाट आर होमोलैप्टिक, हो गया था। व्हाट आर डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? तो एक अभी तक जितना टॉपिक हमने पढ़ा, एक छोटा सा ये आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है टॉपिक। पीवी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा। ये ऐसे करेंगे, एक्स ये 0, 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, 3 नेगेटिव इज इक्वल टू 0, तो एक्स कितना आ रहा है? प्लस। इसी को पीवी कहा है हमने। ठीक है, हो जाएगा। बाकी क्लियर है? व्हाट आर डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? जब इनकी रिसर्च चल रही थी ना बेटा, तब हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए। हमने देखा 2-2 सॉल्ट को मिला के देखा, जैसे आयरन साइनाइड को KCN से मिक्स करके इनके सोल्यूशन बना ले, कोई 0.1 मोलर 0.2 मोलर ऐसे, और इनको मिक्स कर दिया 1:4 में। 1:4 में मिक्स करके हमने इसे सुखा दिया, सुखा के पानी निकल गया, पीछे बचा सॉल्ट सॉलिड। वो जो सॉलिड सॉल्ट बचा ना, वो कुछ ऐसे बन गया K4FeCN6। हमें कैसे पता चला? जब इस सॉलिड को सुखाने के बाद दोबारा पानी में डाला तो मैंने देखा आयरन का टेस्ट ही नहीं आ रहा। टेस्ट सिर्फ किसका आ रहा है? के का आ रहा है। ना तो आयरन का कोई टेस्ट आ रहा है, ना ही साइनाइड का कोई टेस्ट आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। तो अगर कोई 2 सॉल्ट को मिलाने के बाद कोई नया सॉल्ट ऐसा बन जाए भी जिसमें सारे आयन टेस्ट नहीं दे रहे, पता नहीं गायब हो गए, हमें नहीं पता चल रहा कहाँ गए, आयरन पता नहीं कहाँ चले गए, साइनाइड पता नहीं कहाँ चले गए, के आ रहे हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हमने नाम दिया था कौन से? दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बाद में फिर इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला भी ब्रैकेट है, ये आज वाला लिख दिया मैंने कि ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, वो बात। लेकिन कुछ एक ऐसे थे जो बना ही नहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे हमने 2 सॉल्ट मिलाए, जैसे हमने 2 सॉल्ट मिला दिए, पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट मिला दिया, इन्हें मिला के सुखा दिया, अच्छी तरह हीट कर दिया, वेपोरेट कर दिया, ड्राई कर लिया, धूप में छोड़ दिया, ड्राई करके जो क्रिस्टल बना उसे दोबारा पानी में डाल के देखा, सारे के सारे आयन फिर से आए जा रहे हैं। के का टेस्ट भी आ रहा है, एल्यूमिनियम का भी आ रहा है, सल्फेट का भी आ रहा है, मींस कोई नया नहीं बना। सिर्फ ये था भी 2 सॉल्ट आपस में इकट्ठे जुड़ गए, उनका क्रिस्टल इकट्ठा बन गया। कई बार इसके साथ एक्स वाटर जरूर लग सकते हैं, हाइड्रेटेड,
लेकिन इसमें सारे के सारे आयन आप बन रहे हैं। के का टेस्ट आता है, एल्युमिनियम का टेस्ट आता है, सल्फेट का भी आता है। तो अगर कोई ऐसा सॉल्ट बना भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो इसे हमने एक नाम दे दिया। अभी दो सॉल्ट हैं, कई बार दो इकट्ठे एग्जिस्ट कर जाते हैं, दो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट। ठीक है बेटा, ये इट मीन्स दो सॉल्ट को मिलाएं, दो सॉल्ट को मिलाने से एक नया सॉल्ट बन जाए। आगे ध्यान से सुनना, दो सॉल्ट को मिक्स किया, इवेपोरेट किया, एक नया सॉलिड बन गया, नया सॉल्ट बन गया, उससे आगे दो तरह के हो जाएंगे। अगर वो सॉल्ट पानी में घोला दोबारा, सारे के सारे आयन अपने टेस्ट देते हैं फिर से, फिर तो वो है डबल सॉल्ट, फिर तो वो है डबल सॉल्ट। लेकिन अगर वो सॉल्ट पानी में डालने से सारे आयन के टेस्ट नहीं देता, कुछ एक के देता, बाकी गायब है, पता नहीं कहां चले गए, फिर वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते। हो जाएगा बेटा ये। तो बनते दोनों, दो सॉल्ट को मिक्स करने से बनते हैं, लेकिन वन रिटेन आइडेंटिटी ऑफ ऑल द आयंस। रिटेन, इस बात को समझो। अब ये चीज करने लग गया, वो ट्विस्ट क्या है? असर्शन रीजन। डबल सॉल्ट के केस में क्या आ गया? रिटेन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ऑल आयंस। रिटेन करता है, के का टेस्ट भी देता है, सल्फेट का भी देता है, एल्यूमिनियम का भी, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरे में डू नॉट रिटेन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ऑल आयंस। क्यों नहीं कर रहा रिटेन? क्योंकि आयरन गायब है, भी पता नहीं कहां चला गया, साइनाइड गायब है। तो ये एक लाइन समझने वाली है जो हमारा मल्टीपल बनेगा। रिटेन कौन करता है? डबल सॉल्ट। डू नॉट रिटेन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिख लो, यहीं से एक डिफरेंस आ जाएगा। A salt formed by mixing two salts, a salt made by mixing two salts, on dissolving in water, retain identity of all ions, retain identity of all ions। तो बताओ ये कौन सा है? हाँ, तो इज नोन एज डबल सॉल्ट। रिटेन कर ली इसने, कोई गायब नहीं हुआ। के का भी टेस्ट आ रहा है, एल्यूमिनियम का भी आ रहा है, सल्फेट का भी आ रहा है, रिटेन कर ली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिख लो, इफ डू नॉट रिटेन तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इफ डू नॉट रिटेन identity of all the ions, if do not retain identity of all the ions is known as complex salt। तो ये कहानी शुरुआत यहां से हुई थी एक्चुअली, कि सॉल्ट बनाने लगे थे मिक्सिंग से, कुछ बन जाते थे नए कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं बनते थे, सिंपल ही रहते थे। उसके बाद स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स क्या है, ये क्या है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो यहां तक आप एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमर कल स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहां तक करा।